सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो हमारा होने वाला है। देखिए, अगर आप सिलेबस को चेकआउट करेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारा जो कंपोनेंट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह के बाद आपको मिल रहा होगा कि हमारा पढ़ने के लिए कॉज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, कॉज ऑफ सेल इंजरी को हम लोग बोल सकते हैं इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, इटियोलॉजी मतलब कॉज होता है। ठीक है, तो उसमें लोग कॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो बिफोर स्टडिंग इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सेल इंजरी थियरी। ठीक है, जो सेल डिजीज या फिर सेल इंजरी थियरी है उसको भी हम लोग को पढ़ने का मतलब एक ठीक है, एक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, इसको हम लोग को कवर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो पब्लिश किया गया था जो सेलुलर थियरी, ठीक है, सेलुलर थियरी ऑफ डिजीज स्पेसिफिकली। तो ये जो हमारा सेलुलर थियरी ऑफ डिजीज है इसको हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था रुडोल्फ वर्चोव के मतलब की द्वारा। ठीक है, ये फादर ऑफ पैथोलॉजी भी हैं। ठीक है हमारे, तो ये आपको पता है कि मतलब ये मैं बता रहा था कि आपको ये लेक्चर देखना क्यों मतलब इंपॉर्टेंट है बिफोर सीइंग द इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ओवरऑल एक कंक्लूड कर रहे होंगे कि सेल इंजरी क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे हमारे सेल में इफेक्ट वगैरह होता है, स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है, अगर स्ट्रेस है तो मतलब कि एक नॉर्मल हुआ, फिर मॉडरेट हुआ कि एकदम स्ट्रेसफुल हुआ ओवरऑल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल क्या क्या इसमें अडेप्टेशन कर रहा होगा, किस किस टाइप का सेल इंजरी हो रहा होगा, कि अडेप्टेशन हो रहा होगा, कि होम्योस्टेसिस वगैरह मेंटेन कर रही होगी हमारी सेल। ओवरऑल हम लोग इसमें थियरी वगैरह सारी मैकेनिज्म वगैरह देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, या फिर एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग को पहले यहाँ पे रेज कर लेते हैं जो चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में हम लोग देख रहे होंगे सेल इंजरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सेल, पहले मैं आपको बता दूं कि डिजीज़ क्यों होता है हमारे बॉडी में, सबको पता है। जैसे कि हम सब आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है वो किसी से मिलकर बना हुआ होता है, हमारा मिलकर बना हुआ होता है सेल्स का। इसको हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी बोल रहे होते हैं हमारे बॉडी का। ओवरऑल अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो रही है तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिजीज़ कैसे हो रही है। कोई भी हमारे बॉडी में अगर एडाप्टेशन हो रहा है, अगर हमारा मतलब बात कर सकते हैं हमारे विल पावर से हो रहा है या फिर हमारे मतलब जानबूझ के हो रहा है वॉलंटरी, वो अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको आगे देख रहे होंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज या फिर जितने भी कोई भी स्टार्ट हो रहा होता है कोई भी मैकेनिज्म, ठीक है, इवन ऑफ द डिजीज, तो वो स्टार्ट हो रहा होता है हमेशा यूनिट लेवल से। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जैसे डिजीज अगर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो हमारे मतलब कि सेलुलर लेवल से स्टार्ट हो रहा होगा। कोई भी अगर सेल में मॉडिफिकेशन, हमारे बॉडी में मॉडिफिकेशन एनी हाउ कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे सेलुलर लेवल से स्टार्ट हो रहा होगा। सेलुलर लेवल मतलब यूनिट लेवल से। अगर ये सेल लेवल से स्टार्ट होगा उसके बाद फिर ओवरऑल ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे सेल कंबाइन करके टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बॉडी वगैरह बना होता है, उसी लेवल पे ये स्प्रेड हो रहा होता है, तब जाके आपके ओवरऑल ये डिजीज को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो सेल हमारा फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का, सबको पता है। ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम या फिर ओवरऑल बॉडी को हमारे ये फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और अगर हमारा हेल्थ क्या होता है आपको पता है, हेल्दी कंडीशन कौन सा होता है, हेल्दी कंडीशन वो कंडीशन होता है कि हमारे जितने सेल्स हैं वो सेम फंक्शन कर रहे हो ऑफ द स्पेसिफिक एरिया, और ओवरऑल वो एक अकॉर्ड में काम कर रहे हो, मतलब अकॉर्डिंगली टू ईच अदर, मतलब ओवरऑल सेम फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई भी उसमें अल्टरनेशन वगैरह नहीं आ रहा होता है। ठीक है, अगर कोई अल्टरनेशन होता है, कोई सेल अगर एक ही स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर में बात कर रहा हूँ, कार्डियक की, ठीक है, कार्डियक मसल हो गए हमारे, तो उसमें ओवरऑल सारे मसल ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो ओवरऑल आपका एक बीट्स को जनरेट कर सकें, इंपल्सेस को जनरेट कर सकें ओवरऑल। ठीक है, वो सारा जैसे कि आप एस ए नोड, ए बी नोड, बाकी परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिज वगैरह जो हमारे हर्ट्स के होते हैं, ये आपका ओवरऑल एक बीट्स को प्रोवाइड करते हैं हमारे हर्ट के। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे होंगे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका स्पेसिफिक फंक्शन अगर ये परफॉर्म करेगा तभी हेल्दी है। पता चला कि बीट्स को छोड़ के ये कोई सिक्रेशन करने लगा, कोई मॉडिफिकेशन होकर कुछ और काम करने लगा, तब वो अगर वो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो वो आपका डिजीज में आएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, कोई स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई भी सेल है उसको एक अकॉर्ड में काम करना होता है, अगर वो अल्टर करती है तब वो आपका डिजीज में आता है। तो वही है, हेल्दी कंडीशन हमारा क्या होता है कि सेल्स जो होती है रिमेन इन अकॉर्ड विद ईच अदर। ठीक है, उसका जो फंक्शन वगैरह फंक्शनलिटी वगैरह है, स्ट्रक्चर फंक्शन सारे वेरी नहीं कर रहे होते हैं, ऑल वर्क टुगेदर विद द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आपको पता है हमारे जो फादर ऑफ पैथोलॉजी है वो कौन है, रुडोल्फ वर्चोव, सबको पता है यार, ये आप लोग आज से नहीं क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे रुडोल्फ वर्चोव हैं ये हमारे फादर ऑफ पैथोलॉजी हैं। ठीक है, फादर ऑफ पैथोलॉजी ये हमारे फर्स्ट पब्लिश किए थे इन 1859। आप इसको नोटिस करिए, आपके क्वेश्चन में भी आते हैं। 1859 में हमारा जो रुडोल्फ वर्चोव साइंटिस्ट थे ये हमारे सेल थियरी दिए थे ऑफ डिजीज़ की। सेल थियरी तो ठीक है, बट ये हमारे सेल थियरी ऑफ डिजीज, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये हमारा सेलुलर थियरी ऑफ डिजीज दिए थे। ठीक है, तो यही है, सेल थियरी आपको पढ़नी थी, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या क्या कंक्लूड कर रहे होते हैं, मतलब इनका स्टेटमेंट क्या बोलता है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको डिजीज पता है क्या होता है, अभी मैं आपको बताया कि स्टार्ट फ्रॉम द सेलुलर लेवल ऑफ आवर बॉडी बाय अल्टरिंग इट्स फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मतलब फंक्शनल वर्किंग वगैरह ओवरऑल, ये हमारे यूनिट लेवल से ही कोई अल्टर करके हमारे डिजीज को फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो इनका स्टेटमेंट है, मतलब कि क्या स्टेट कर रहा है, इनका जो सेलुलर थियरी ऑफ
डिजीज़ है ये एक्चुअली स्टेट क्या कर रहा है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि डिजीज अकर ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज एट द सेलुलर लेवल। आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो हमारे कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एबनॉर्मेलिटी कब आएगी, या तो उसमें कोई एकदम हार्ड स्ट्रेस आ रहा है, या फिर कोई उसमें बता सकते हैं ऐसा स्ट्रेस आ रहा है जो कि इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को, ओवरऑल इसके फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा हो। ठीक है, तो वो जो सेलुलर में जो चेंज आएगा वहीं से आपका डिजीज राइज होता है। ठीक है, तो कोई भी हमारा जो डिजीज होता है पहले सेलुलर लेवल से राइज हो रहा होता है, उसके बाद ये पड़ता है। ठीक है, तो यही है हमारा डिजीज अकर ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज एट द सेलुलर लेवल। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेल आर अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। मैं आपको बताया है अगर हम डिजीज के मैकेनिज्म ओवरऑल पढ़ रहे हो इन द, बोल सकते हैं एटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, या फिर सेल इंजरी की स्टेटमेंट ही अगर हम देख रहे हो, तो ये बता रहा है कि जो हमारे डिजीज का जो भी मैकेनिज्म है वो कहाँ से अराइज हो रहा होता है या कैसे वो वर्क कर रहा होता है। जैसे कि हमारा, मैं आपको बता ही चुका कि जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन जो चेंज हो रहा होता है उससे एबनॉर्मेलिटीज हमारे सेल में आती हैं, तो उसी के कारण जो हमारा अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ डिजीज हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए दस मोस्ट ऑफ द डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द सेल इंजरी। मतलब ओवरऑल ये सेल पे ही फोकस करें क्योंकि ये सेलुलर इंजरी थी, तो मैं आपको ये चीज़ जो है मैं आपको स्टार्टिंग में कंक्लूड कर दिया हूँ, तो इसलिए आपको समझने में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, दस मोस्ट ऑफ द डिजीज स्टार्ट फ्रॉम द सेलुलर इंजरी। ठीक है, मतलब कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द डिजीज है हमारे सेलुलर इंजरी से स्टार्ट हो रही होती हैं बाई अल्टरिंग इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर फंक्शन लॉस करने के मतलब कि ओवरऑल चेंज करने के कारण हमारा जो, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस, इसमें थोड़ा सा धूल जम गया है पिन टैप पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे ओवरऑल फंक्शन में जो चेंज आता है, फंक्शनलिटी में जो चेंज आता है, वही आपका ओवरऑल एरर अकर करता है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी सेलुलर इंजरी क्या बोल रही थी। जो सेल इंजरी की जो डिजीज़ है वो हमारे कैसे फॉर्म होता है, आपको पता चल गया होगा कि डिजीज़ कैसे होता है, जो सेलुलर इंजरी होती है उसके कारण। ये हमारा जो तीनों स्टेटमेंट था ये ओवरऑल क्या स्टेट करता है, जो हमारी सेलुलर थियोरी ऑफ डिजीज़ है ये इसका तीनों स्टेटमेंट है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। एक अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैं आपको स्टार्टिंग बताया, तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ आप लिख देंगे। जरूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट लिखें, आप इसको अपने से भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें थोड़ा सा तो देखिए सेलुलर इंजरी वही चीज़ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेस ड्यू टू द इटियोलॉजिकल एजेंट। इटियोलॉजिकल एजेंट को हम लोग कॉज भी बोलते हैं, कैजुअल एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉज जो है, कॉज को हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी भी। अगर हम लोग इटियोलॉजी ऑफ डिजीज पढ़ते हैं तो वही कॉजेस क्या है डिजीज के। ठीक है, तो सेलुलर इंजरी अगर हम लोग देखें तो इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेस। मैं आपको बता ही चुका कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेस होते हैं ड्यू टू द कॉज कैजुअल एजेंट या फिर इटियोलॉजिकल एजेंट जो है, एंड कॉज चेंजेस इन इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, ओवरऑल ये इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज करके आपका सेलुलर इंजरी फॉर्म कर रहे होते हैं। और एक मेन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है हमारे सेल पे, जो भी अप्लाइड स्ट्रेस है, अप्लाइड मतलब ये नहीं अप्लाइड होता है बाय विल पावर, तो हम अप्लाई भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि हम जिम वगैरह में जा रहे हैं, हम जिम वगैरह कर रहे हैं, तो ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें ये एडेप्टेशन कॉज करेगी जो विल पावर से हम कर रहे हैं। स्ट्रेस जो है हमारा, ठीक है, जो हम अपने से जानबूझ के कर रहे हैं, जो आपका एक स्ट्रेस है जो कि एक मॉडरेट या फिर माइल्ड स्ट्रेस है, ये आपका कॉज करता है, बोल सकते हैं आप इसको क्या, एडाप्टेशन। ये एडाप्टेशन क्या होता है, हमारी सेल की साइज इनक्रीज हो जाती है, हम मस्कुलर हो जाते हैं काफ़ी सारे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपका ओवरऑल स्ट्रेस में आता है। और मैं यहाँ पे ओवरऑल क्या बता रहा था कि जो हमारी स्ट्रेस है, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेस अगर सेल पे आ रही है, कोई भी अगर स्ट्रेस हमारे सेल पे आ रही है, अप्लाइड तो आपका एडाप्टेशन कॉज करेगा, बाकी कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर से अगर आपका स्ट्रेस वगैरह आ रहा है हमारे सेल पे, तो जरूरी नहीं कि हमारा सेल डायरेक्ट डेड ही करेगा या फिर इंजरी अकर होगा या फिर डिजीज हो जाएगा। हमारा एक होम्योस्टेसिस नाम का भी एक वर्ड है यार, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, होम्योस्टेसिस। तो अगर कोई भी स्ट्रेस आ रहा है हमारे सेल पे, तो पहले तो हमारा सेल ट्राई करेगा, अपना बेस्ट ट्राई करेगा कि हम इसको होम्योस्टेसिस से मेंटेन कर पाएं। पहली चीज, अगर उससे ये अल्टर करता है, अगर कैसे भी एनी हाउ ये सर्वाइव नहीं कर पाता है, तब ये जाके अडाप्ट करता है। अगर और हर्ष कंडीशन का स्ट्रेस होता है, तभी ओवरऑल जाके सेल इंजरी अकर करता है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ है, स्ट्रेस जो हमारे सेल पे अप्लाइड होता है, स्ट्रेस हमारे सेल पे अप्लाई हो रहा है, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, मेंटेन बाय द होम्योस्टेसिस, सेल एडाप्टेशन भी हो सकता है अगर ये माइल्ड या फिर मॉडरेट अगर स्ट्रेस हुआ। अगर थर्ड यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो ये आपका ओवरऑल सेल इंजरी भी अकर हो सकती है ड्यू टू हार्श और बोल सकते हैं एकदम स्ट्रेसफुल आपका स्ट्रेस जो होता है, अगर ये आपका अप्लाई हो रहा होगा तब आपका ओवरऑल सेल इंजरी अकर हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे देखें तो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें पता होंगी अराउंड, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा
कि जो हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स होता है टू स्ट्रेस में वेरी डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जैसे कि हमारा जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है हमारे सेल पे, ठीक है, तो हमारा सेल का डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग वेरिएबल्स। जैसे कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है हमारे सेल पे, ठीक है, तो हमारा सेल का जो रिस्पॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या किस टाइप का स्ट्रेस है, ठीक है। वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि होस्ट फैक्टर हो सकता है, दूसरा हो सकता है इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में डिफरेंट डिफरेंट कॉज हो सकते हैं, इसको हम लोग कॉज फैक्टर, ठीक है, जो हमारा कॉज फैक्टर ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है होस्ट फैक्टर। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होस्ट फैक्टर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए होस्ट फैक्टर क्या होता है, जैसे सेल टाइप हो गया, आपका टिश्यू टाइप हो गया, ये सारी चीज़ें एक होस्ट फैक्टर में आती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दो एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे कि मेरा एक हो गया फॉर एग्जांपल, मतलब कि कैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि आपका मान लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए कार्डियक मसल का, एक हो गया आपका स्केलेटल मसल का। अगर मैं हाइपोक्सिया की कंडीशन लेता हूँ, हाइपोक्सिया मतलब कि O2 का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो रहा होता है, तो हम उसको हाइपोक्सिया कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपका मान लीजिए हाइपोक्सिया कंडीशन है, अगर आपका O2 का कंसंट्रेशन कम होता है, तो आप बताइए कि आपका कार्डियक मसल जल्दी डिट करेगा कि आपका स्केलेटल मसल। जनरल सी बात है, आपका जो आपका कार्डियक मसल है वो जल्दी डिट करेगा। स्केलेटल मसल तो सर्वाइव कर सकता है, आपको रिवर्ब भी कर सकता है। ओवरऑल मतलब आप बोल सकते हैं इसको रिवर्सिबल होता है, ये फिर से आपको एनी हाउ मैकेनिज्म या होमोस्टेसिस मेंटेन करके आपका गेट बैक टू इट्स नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन जो आपका कार्डियक मसल होता है वंस डेड इट रिमेन्स डेड, ठीक है। तो वही है, अगर हमारा 1 मिनट के लिए भी अगर आपका एनी हाउ अगर आपका ऑक्सीजन का कंडीशन कम हो रहा है कंसंट्रेशन, तो आपका ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि आपका जो आपका कार्डियक मसल है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, इवन इन अ मिनट इट्स डेड, ठीक है। तो वही यहाँ पे है होस्ट फैक्टर। जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका टाइप्स ऑफ सेल या फिर टिश्यू इन्वॉल्व, तो ये सब आपके होस्ट फैक्टर है। होस्ट मतलब क्या, बॉडी जो उसको बोल सकते हैं सफ़र कर रही है किसी भी चीज़ों को, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ पे यार इसको थोड़ा सा वाईफाई बंद कर लेते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स अपडेटिंग यार। ओके। तो देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ही मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका वो सारी चीज़ें। और ये सब क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक छोटे से ब्रीफ में, कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारी सेल की मतलब क्या रिस्पॉन्स होगा ऑन द अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड होगा, मतलब कि वेरिएबल्स पे कुछ कुछ होंगे, जैसे होस्ट फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह। तो अगर हम इटियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करें, होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। हम लोग थोड़े फास्ट चल रहे हैं मुझको पता है यार, बट उतना भी फास्ट नहीं। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है 0.75 पे देख लीजिए, ठीक है। अगर स्लो लग रहा है तो 1.25 या फिर 1.5 या फिर 2 पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन इतना तो मुझे यार ये पता है कि मैं अपनी वीडियो से एक बार यार चेकआउट कर रहा था इंटू 2 पे, मतलब एकदम मतलब कुछ समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा था। जो एक्सप्लेन कर रहा है वो आप सुनोगे तो क्या ही समझ में आएगा, एक बार चेकआउट कर लेना है कि 2 पे कैसी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस यार। तो चलिए अगर हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो ये फैक्टर्स रिलेटेड टू, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ा सा आउट हो गया ये। देखिए अगर हम बात करें इटियोलॉजिकल एजेंट की, तो फैक्टर्स रिलेटेड टू इंजूरियस एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमारा टॉक्सिन्स, डोजेस। डोजेस अगर देखिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्टिंग से। जैसे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को लोग कैजुअल फैक्टर बोलते हैं, मैं आपको बता ही चुका। तो अगर हमारा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, तो टॉक्सिन्स आने की वजह से हमारा सेल डेथ होता है, आपको पता है। सेल में कोई भी या फिर ऐसा अडेप्टेशन होता है जो सेल इंजरी कॉज कर दे, या फिर सीवियर कोई स्ट्रेस हो जाता है तो वो टॉक्सिन्स वगैरह हमारे मतलब ये कॉज करती हैं। डोजेस अगर ओवरडोज होगा तब पर भी हमारा सेल वगैरह डेड हो जाता है, आपको पता है ना, सेलुलर रिएक्शंस होने लगते हैं हमारी बॉडी में। जैसे आप कोई भी एक ड्रग है, अगर आप पैरासीटामोल है, अगर आप उसको 4-5 बार खाओगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको मतलब मैं 650 mg प्लस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 650+ mg पैरासीटामोल या फिर कोई भी ऐसे ड्रग है जिसको आपको डॉक्टर बोला है 20 इन अ डे लेना है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स आपको डे में लेने हैं। तो अगर आप इसको 4+ टाइम या फिर 3+ टाइम ले लेते हो ना, तो आप देखोगे ओवर डोजिंग की कंडीशन में हो जाता है, और ऑल आपके जो ये आपके फेस वगैरह उस पर आपको काफ़ी छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह निकल देखने को मिलते हैं। तो आप सोचिए ये अगर हमारे फेस पे इतने सारे, हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स पे इतने छोटे छोटे अगर दाने निकल रहे हैं, तो आप सोचिए हमारे सेल के अंदर, हमारे एग्जैक्टली बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, कितना हार्श कंडीशन हो गया होगा, ठीक है। तो बी सेफ यार, डोजेज वगैरह को आप देख के लिया कीजिए, स्ट्रेंथ वगैरह बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। फ़ोन अगर कम चलाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैं दवा कब खाया था। फ़ोन चलाते चलाते दवा खाएंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है, कि दवा मैं कब खाया था। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ, तो अगर कोई भी स्ट्रेस अगर कम टाइम के लिए अप्लाई हो रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कैसे यहाँ पे समझाऊँ, जैसे आपको कोई एक स्लैप मार रहा है, ठीक है, तो 2-4 स्लैप मारता है तो आप 10 मिनट 15 मिनट में आपका सेल ओवरऑल ठीक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लाल हो गया है, बट आपका आधे घंटे बाद आपका गेट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई 1.5-2 साल अगर आपको कोई 1.5-2 साल तक मारते ही रह गया, ठीक है, गाल वगैरह पे, तो आप देखोगे ना, अगर आप ठीक है, आपको अगर बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया एनेस्थीसिया वगैरह का नहीं हो, और आपको 1.5-2 साल तक कोई पीटता ही रह गया, अगर आप ठीक है एनेस्थीसिया से अगर आपको बाहर निकाला जाएगा ना, तो आप देखेंगे आपका सेल डेड सेल डेड कर गया होगा, और एकदम
पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया होगा आपका स्किन, ठीक है, तो वो आपका रिवर्सिबल नहीं है वो परमानेंट डैमेज में आ जाएगा ठीक है, तो अगर हम आगे चलें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही है भाई, मैं क्या करूं। तो चलिए अगर हम थोड़ा सा इसको आगे अगर देख रहे हो, ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि सेल इंजरी के मैकेनिज्म क्या क्या है, जैसे कि हम सेल इंजरी का थ्योरी वगैरह पढ़ चुके हैं, मतलब कि सेल इंजरी की थ्योरी क्या क्या दिए थे, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जैक्टली सेल इंजरी की मैकेनिज्म अगर देख रहे हो, ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या क्या बोलती है हम लोग उसको देखें, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नॉर्मल सेल है, आपको मैं बता ही चुका कि नॉर्मल सेल अगर कोई स्ट्रेस अप्लाइड हो रहा है तो ये कोशिश करेगा कि होम्योस्टेसिस से मेंटेन कर ले अपने आप को। यार कोई सेल हमारी ये चाहती है ना कि हम अपने आप को बचा के रखें, ये थोड़ी है कि कोई भी स्ट्रेस एफर्ट से मर जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं है। एडेप्टेशन और जो आपका सेल इंजरी है वो एकदम लास्ट या फिर एकदम कुछ समय बाद ही होता है। अगर ये एक आध दिन का स्ट्रेस है तो ये रिकवर कर लेता है। आप जिम जाते हो 2 महीने 4 महीने 5 महीने साल भर जाते हो तब ना आपका जाके ओवरऑल बॉडी बनता है, ऐसा थोड़ी कि 4 दिन गए तो आपका बॉडी बन जाएगा। तो वही एडेप्टेशन एक लेट प्रोसेस है, और आपका जो इंजरी है ये भी आपका इससे भी लेट प्रोसेस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो मैं आपको अब यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है तो देखिए आपका जो नॉर्मल सेल है वो होम्योस्टेसिस से अपना मेंटेन कर रहा होगा स्ट्रेस को। अगर ये एक मॉडरेट स्ट्रेस हुआ, यहाँ पे मैं MD से लिख रहा हूँ, मॉडरेट स्ट्रेस हुआ MS से लिख देता हूँ, ठीक है, तो आपका एडेप्टेशन कॉज करेगा बिल्कुल। अगर ये और हार्श हुआ तो आपका ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे बताइए कि अगर नॉर्मल सेल है आपका स्ट्रेस आता है तो एडेप्टेशन करेगा, अगर मॉडरेट स्ट्रेस हुआ, नॉर्मल हुआ तो होम्योस्टेसिस से मेंटेन कर लेगा। अगर स्ट्रेस बहुत इंजूरियस हुआ या फिर एकदम हार्श स्ट्रेस हुआ तो आपका सेल इंजरी कॉज करेगा, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन अगर हुआ रहेगा इसमें, और अगर आप प्रोसेस करते जाते हैं और प्रोसेस करते जाते हैं तो आपका सेल इंजरी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक और रिलेज करके एक बार बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यार। अगर एग्जाम वगैरह हो रहा है, अगर आप ये मैकेनिज्म बना के आते हो तो आपको विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपको डेफिनेटली आपको मार्क्स वगैरह काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको सेल इंजरी की कॉज पूछ रही है, थियरी पूछ रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है, ये मैकेनिज्म अगर आप वहाँ पे ड्रॉ कर देते हो तो आपको ये अगर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक है, आप मतलब आप समझ चुके हो कि क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नॉर्मल सेल है वो होम्योस्टेसिस से पहले आपको मेंटेन करेगा अपने आप को, ठीक है। अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस हुआ, अगर ये मॉडरेट स्ट्रेस है, ठीक है, अगर ये मॉडरेट स्ट्रेस हुआ तो ये हमारा एडेप्टेशन कॉज करेगा। लेकिन यही स्ट्रेस अगर इंजूरियस हुआ या फिर एकदम हार्ड स्ट्रेस हुआ तो ये आपका सेल इंजरी कॉज करेगा, और ये सेल इंजरी, ठीक है, कॉज करेगा। और ये सेकंड वेज से क्या कर सकता है, जो हमारा एडेप्टेशन हुआ है अगर उस पर और आप काम करते जाए और अडेप्ट करते जाए और अडेप्ट करते जाए तो ये अडेप्ट करते करते भी सेल इंजरी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो सेल इंजरी है अगर ये एक एडवर्स लेवल पे ही हुई, ठीक है, तो आपका सेल जो इंजरी है वो रिवर्सिबल है, फिर ये गेट बैक टू इट्स नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर ये सीवियर सेल इंजरी हुई है जो कि रिवर्सिबल नहीं है तो इसको हम लोग इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे, जिसमें सेल डेथ हो गया होगा। और सेल डेथ भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एपोपोएसिस, देखिए इसको स्पेलिंग क्या लिखे, एपोप यहाँ पे एपोप्टोसिस आप समझ लो, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट है, ठीक है। अब पढ़िए, मैं अगर टी हटा के लिखूँ तो आप इसको पढ़िए एपोपोएसिस, ठीक है, तो यहाँ पे टी छुपा हुआ है पी के बाद, तो वही टी साइलेंट है यहाँ पे। एपोपोएसिस और नेक्रोसिस आपके दो वर्ड्स हैं स्पेसिफिकली, या फिर दो मैकेनिज्म है सेल डेथ के। सेल डेथ क्या मतलब कि कैसे कैसे होते हैं, अगर मैं आपको छोटा सा अगर बता दूं ब्रीफ में, जो हमारा एपोपोएसिस होता है आपका प्रोग्राम डेथ सेल होता है। प्रोग्राम डेथ सेल मतलब ये आपके विल मतलब कि आप किसी भी चीज़ों के लिए मतलब आपको कुछ रिसर्च वगैरह करना है या फिर आपको कुछ रिसर्च वगैरह करके कुछ आउटपुट वगैरह निकालना है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम डेथ सेल होता है उसको हम लोग एपोपोएसिस बोलते हैं। जो हमारा नेक्रोसिस होता है वो आपका नेचुरल डेथ सेल होता है, ठीक है। और अगर मैं इसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा और खोल के आपको बताऊं, थोड़ा सा और ओपन करके, तो हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे विश से अगर हमारे कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, हमारे अपने स्ट्रेस जो हमारा है वो हम विल से, विल पावर से या फिर अपने चाह के अगर वो हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या करेगा, हमारा एडेप्टेशन कॉज करेगा। एडेप्टेशन कॉज करेगा। अगर हमारा मॉडरेट स्ट्रेस हुआ तो हमारा क्या होगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अगर हम विश से अपने स्ट्रेस को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा एडेप्टेशन होगा। अगर हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मॉडरेट स्ट्रेस दे रहे हैं तो हमारा रिवर्सिबल सेल इंजरी होगा, क्योंकि ये मॉडरेट है इसलिए रिवर्सिबल है। अगर ये आपका सीवियर होता ना तो आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चला जाता, ठीक है। और हमारा अगर सीवियर या फिर परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू आप बोल सकते हैं, अगर लगातार स्ट्रेस आपका बना रहा, वो जो मैं आपको एग्जांपल दिया थप्पड़ वाला, ठीक है, तो वो अगर सीवियर स्ट्रेस हुआ या फिर आपका परसिस्टेंट स्ट्रेस हुआ तो आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी को फॉर्म करता है या फिर अगर करता है। ओवरऑल अगर हम इन तीनों की बात करें तो एडेप्टेशन में क्या क्या हो सकता है, आपको ये वर्ड्स मैं आपको स्पेसिफिकली बताया था इन माई
इसके प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो ये क्या होता है देखिए एडाप्टेशन में, जैसे कि एडाप्टेशन कैसे कैसे होता है, एडाप्टेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे कि देखिए हाइपरट्रॉफी जो आपका होता है, इसमें आपका साइज इंक्रीज कर जाता है सेल का। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज कर जाता है, जैसे हम लोग जिम वगैरह जाते हैं तो हमारी बॉडी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। अगर हम लोग एट्रॉफी के बारे में बात करें तो उसमें हमारा साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है हमारे सेल का, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हमारे साइज इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल हमारे सेल्स का। एट्रॉफी मतलब हमारा क्या होता है, हमारे साइज डिक्रीज हो जाती है हमारे सेल का। और हाइपरप्लेसिया मतलब होता है आपका नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो हमारे इंक्रीज हो जाते हैं हाइपरप्लेसिया में। मेटाप्लेसिया में आपको बताया था ये क्या होता है, इसमें टाइप्स चेंज हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ सेल मतलब चेंज हो जाते हैं, मतलब सेल की टाइप ओवरऑल चेंज हो जाती है। अगर हम लोग डिस्प्लेसिया के बारे में बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, सेल इंजरी में काफ़ी यूज होता है। यूज क्या होता है, कोई इंजरी वगैरह कोई यूज करने वाली चीज़ें थोड़ी है, मतलब ये अकर करता है अपने आप, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसिया था इसमें बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल मॉडिफिकेशन या फिर एबनॉर्मलिटीज़ के कारण आपका मतलब सेल वगैरह का काफ़ी मतलब एक एबनॉर्मल रूप ले लेता है, या फिर एक बोल सकते हैं कि अनडिजायर्ड अनविल आपका जो मॉडिफिकेशन हो जाता है सेल्स में, ठीक है। अनडिजायर्ड मॉडिफिकेशन वगैरह अगर होता है हमारे सेल में तो हम लोग उसको डिस्प्लेसिया वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका मॉडरेट स्टेज के ऊपर, तो आपका डिजनरेशन हो सकता है। डिजनरेशन होगा तो डिजनरेशन हो रहा है तो आपको पता है धीरे धीरे सेल्स हमारे डिजनरेट करेंगे, बट ये रिवर्सिबल है, ये हमारा फिर से सेल आपका नॉर्मल हो सकता है। सब सेलुलर अल्टरनेशन जो हमारा अल्टरेशन, ठीक है, हमारा सब सेलुलर अल्टरेशन वगैरह हो सकता है। इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन वगैरह हो सकता है, ये सब रिवर्सिबल है यार, ये सब स्ट्रेस है। अगर ये मॉडरेट स्ट्रेस है रिवर्सिबल है, कैसे, जैसे हमारा अगर हम इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में बात करें, जैसे हमारा कुछ आयंस कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह अगर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो ठीक है ये आपके रिवर्सिबल है ना यार, इसको आप ड्रेन आउट कर सकते हैं बाय द यूरिन बाय द एनीथिंग, जैसे बाय द स्वीटनिंग आपका इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो सकता है, आयंस हो सकता है समर्स में, बाई आपके यूरिनेशन वगैरह में हो सकता है, बाई इट हैव मेनी मीन्स, ओके। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, हाँ, तो अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर, जो हमारा सीवियर स्ट्रेस या फिर परसिस्टेंट स्ट्रेस था, ठीक है। तो ये मैं आपको बताया था एपोपोइसिस नेक्रोसिस, एपोपोइसिस आपका प्रोग्राम डेथ सेल, नेक्रोसिस आपका बोल सकते हैं कि नेचुरल सेल डेथ, ये डेथ होगा यहाँ पे सेल ओवरऑल डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें, आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा एडाप्टेशन और रिवर्सिबल सेल इंजरी है, ये इसमें हम लोग बॉडी हमारी हील कर सकती है, ये हमारा गेट बैक हो सकता है टू द नॉर्मल, ये हमारा मेंटेन होम्योस्टेसिस इसमें हो सकता है, ट्राई टू मेंटेन एंड रिकवर, ठीक है। अगर हम बात करें आपका सीवियर कंडीशन के बारे में, तो हमारा डिजीज़ को कॉज ओवरऑल डेफिनेटली ये करेगा ही करेगा। और लेटर हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में स्टडी करके हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमको किस टाइप के ड्रग या फिर फार्माकोथेरेपी इसकी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ड्रग थेरेपी को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन मतलब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा होगा, मैकेनिज्म वगैरह को समझने के बाद हमारे ड्रग के ऊपर, मतलब देखिए कोई भी डिजीज़ है अगर आपको उसको पैथोफिजियोलॉजी में अगर इसको स्टडी कर रहे होते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए यार आपको सेल की इटियोलॉजी बहुत ज़रूरी है जानना, सेल इंजरी की इटियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, मतलब कि एग्जैक्टली सेल डेथ हुआ क्यों, सेल इंजरी हुई क्यों, वो कॉज होता है, वो इटियोलॉजी होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको जब तक नहीं समझेंगे ना इटियोलॉजी को, तब तक आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे कि डिजीज स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या उसका कैजुअल फैक्टर्स थे, वो सारी चीज़ आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर ये आपको पता चल जाता है, अब इसको आप थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करेंगे कि अब इसको डायग्नोसिस के ऊपर, इसके थेरेपेटिक मैकेनिज्म के ऊपर, इसको कैसे वर्क करना है, मतलब इसका क्या टाइम ड्यूरेशन होने वाला है आपके, मतलब कि फार्माकोथेरेपी के ऊपर, क्या ड्रग थेरेपी वगैरह इसकी होने वाली है, वो सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको कुछ भी जानने को अगर नया मिला हो, तो आप इसको डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और नोट्स जो है हमारा, मैं आपको यहाँ पे हैंडल दे देता हूँ टेलीग्राम का, यही हमारा जो चैनल का नाम है यूट्यूब के ना, वही आपको ओवरऑल हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपका ये हैंडल है, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करिए। अगर आपको थोड़ा सा यार मेहनत लग रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप वहाँ से लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो यार। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर से इसको लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है ना, आप इसको विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको आस्क करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप सिलेबस को लेकर एकदम मत टेंशन लीजिए, आपका सिलेबस डेफिनेटली कवर हो रहा होगा आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले। और
आप मतलब जैसे जैसे वीडियोस के नंबर्स आ रहे हैं, जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते हैं यार, आप उसको बस देखते चलिए। आपको ये नहीं टेंशन लेना कि हाँ मैं सिलेबस से मैच करके चलूँ, कि मतलब वीडियोस रेगुलर मैनर में या फिर डेफिनेटली सिलेबस को फॉलो कर रही है कि नहीं। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आपका जो सिलेबस है डेफिनेटली फॉलो होकर चल रहा है लेक्चर। आपको बस लेक्चर देखते हुए चलना है, बाकी आप दिमाग से टेंशन से हटा दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।